कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ डाउनग्रेड हो चुके कॉर्पोरेट बॉन्ड से एग्जिट के लिए नई पॉलिसी तैयार कर रहा है। ईपीएफओ करीब 30 लाख करोड़ रुपए फंड मैनेज करता है, जिसमें करीब 19% निवेश ऐसा है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में है। कई ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश हो चुका है जिनका डाउनग्रेड हुआ। इनमें जैसे रिलायंस कैपिटल है, आइलैंड एफएस है, इनके बॉन्ड शामिल हैं। बॉन्ड के डाउनग्रेड पर उसके खरीदार घट जाते हैं और उनसे एग्जिट मुश्किल हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ एग्जिट पॉलिसी पर काम कर रहा है। सर, इस कदम पर विचार क्यों हो रहा है और कहां फंस गया ईपीएफओ? देखिए कितना लंबा समय हो गया। कॉर्पोरेटेड करीब 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कॉर्पस ईपीएफओ के आंकड़ों के हिसाब से देखिए, और कितने लंबे समय बाद ये चीजें परिस्थितियां निकलकर सामने आई। शुभम ने 2 कंपनियों का नाम लिया, रिलायंस कैपिटल का और आईएलएफएस का। इसके अलावा पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, यूपीएफसी के भी कई सारे बॉन्ड हैं जिनमें ईपीएफओ अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। और जब डाउनग्रेड हो जाता है कोई बॉन्ड, यानी उसकी या कंपनी वो सही समय पर कर पर किस्त ना चुकाए, ऐसा रिस्क दिखाई देता है, तो बॉन्ड के ग्राहक कम हो जाते हैं और ईपीएफओ का बड़ा पैसा इसमें फंसा हुआ है। अब जो डिस्कशन ईपीएफओ के बोर्ड में चल रहा है उसमें यह है कि एक पॉलिसी बनाई जाए, एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि एक परमिटेड रेटिंग बैंड से बाहर निकलने पर बॉन्ड से ईपीएफओ को अपने आप एग्जिट हो जाए और कैश फ्लो को उसमें रोक लिया जाए जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ईपीएफ मेंबर्स के लिए मार्केट पे तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब ये एक ऐसी स्ट्रिक्टर एग्जिट पॉलिसी बनाएगा ईपीएफओ अपने स्वयं के लिए, जिससे कि वो वहाँ से पैसा निकाल पाए। लेकिन हाँ, इसमें अभी तक जो फैसले बगैर नियमों के, बगैर फार्मूले के किए जाते थे, वो फार्मूले के तहत होना शुरू करेंगे। झटका लगेगा इससे कॉर्पोरेट बॉन्ड और डेट मार्केट को, क्योंकि सरकारी निवेशक जैसे एलआईसी या ईपीएफओ लंबे समय के लिए बड़ा पैसा बॉन्ड्स में लगा कर रखते हैं। सोमवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में फैक्ट्री वर्कर्स ने आंदोलन किया। वर्कर्स की मांग थी कि उनका वेतन बढ़ाया जाए और कार्यस्थल की वर्किंग कंडीशंस को सुधारा जाए। वर्कर्स ये भी चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे वर्कर्स और स्थायी वर्कर्स एक समान वेतन और सुविधाएं पाएं। उनके इस आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी भी की है। सर, नोएडा में वर्कर्स के आंदोलन में आखिर क्या कुछ हुआ और इसका हरियाणा से कुछ कनेक्शन निकल रहा है क्या? कई सारे फैक्टर एक साथ श्रम बाजार को प्रभावित कर रहे हैं और नोएडा को आप उसकी का एक नमूना मान सकते हैं। कुछ परिस्थितियां तो अंतर्राष्ट्रीय हैं और कुछ परिस्थितियां भारत की भीतरी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ये थी कि पिछले 1 महीने से कंपनियां दबाव में हैं, इन्वेंट्री पाइल अप है, उनकी एनर्जी की कॉस्ट बढ़ रही, तो कंपनियों के बैलेंस शीट पर दबाव दिख रहा है। भीतर की बात, दूसरी बात यह कि प्रक्रिया शुरू हुई एक कंपनी से, गारमेंट कंपनी से, जो कि होजरी बनाती है, और उसने केवल 340 रुपये 360 रुपये की वेज हाइक दी थी, जिससे कि फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, कर्मचारी बाहर चले गए। करीब ये 40,000 से 40,000 से 45,000 वर्कर्स के बीच में ये पूरी स्ट्राइक फैल गई, जैसा कि जो लोग इस खबर को करीब से परख रहे हैं उन्हें पता रहेगा। हरियाणा वाला ट्रिगर महत्वपूर्ण था और यहाँ से भारत के बारे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो मिनिमम वेजेस की पूरी गुत्थी है वो कितनी उलझी हुई है और कैसे एक राज्य का मिनिमम वेज दूसरे राज्य को प्रभावित करता है। हरियाणा ने 9 अप्रैल को अपने यहाँ मिनिमम वेजेस में 35% की बढ़ोतरी की, और हरियाणा चूंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ राज्य है और दोनों देशों में दोनों राज्यों के लेबर एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, तो ये जो 35% की बढ़ोतरी थी वहाँ अनस्किल्ड के लिए 15,221 रुपये, सेमी स्किल्ड के लिए 16,781 रुपये और स्किल्ड के लिए 18,501 रुपये पर महीने का न्यूनतम वेतन तय किया गया। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर वेज गैप था, इस वेज गैप ने भी माना जा रहा है कि नोएडा में काम करने वाले कर्मचारियों को और ज़्यादा उत्तेजित किया, क्योंकि उनको दिख रहा था कि उनका जैसा काम करने वाले लोग बगल के राज्य में बेहतर वेजेस पा रहे हैं। ये एक और महत्वपूर्ण फैक्टर था। उसके बाद फिर वो पूरा प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ, हिंसा बढ़ी, तो हमें सामने दिखाई दिया। सर, अब ये जो वेतन बढ़ा है, क्या ये पर्याप्त है? अब इसे और थोड़ा करीब से आप देखिए कि भारत में अलग अलग राज्यों में 21% की बढ़ोतरी की उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल की, क्योंकि उसे समझ में आया सरकार को कि बगल के राज्य में अगर 35% की बढ़ोतरी है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखो तो भारत में कितना फर्क है एक राज्य से दूसरे राज्य के मिनिमम वेतन में, और इस 21% की बढ़ोतरी के बाद भी उत्तर प्रदेश अभी सबसे नीचे बैठा हुआ है। 13,000 से 15,000 रुपए के आसपास का है अनस्किल्ड के लिए, और स्किल्ड के लिए 16,000 से 18,500 के आसपास है, और हाईली स्किल के लिए 18,000 से 20,000 के आसपास है। 13 से 14,000 रुपए का जो
वेतन है या जो जो न्यूनतम वेतन है वो किसी भी स्थिति में नोएडा जैसे जैसे इलाके में, औद्योगिक इलाके में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर आप लागत, रहने की लागत और बाकी चीज़ें देखें, और इसीलिए अगर आप इस घटनाक्रम को करीब से देख रहे हैं तो 19 से 20,000 रुपये की मांग बार बार की जा रही है कि कम से कम न्यूनतम 20,000 रुपये का वेतन दिया जाए। अब होता यह कि सरकार जो वेतन तय करती है, न्यूनतम वेतन तय करती है, कंपनियां और फैक्ट्रियां उसे पूरी तरह नहीं लागू करती हैं। उसमें अलग अलग तरीके की ग्रेड बना देती हैं, बहुत सारी सुविधाएं नहीं देती हैं, लंबे समय तक काम करवाती हैं, ओवर टाइम, तमाम सारे मुद्दे हैं। अगर आप फैक्ट्री के एरिया में घूमें तो आपको लेबर्स के से ये चीज़ें पता चलेंगी। वो चीज़ें धीरे धीरे संगठित होकर एक जगह निकलकर हमें नोएडा में सामने खुलकर आती दिखाई दी। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है भारत में वेजेस की, जो हल नहीं हो पा रही है। सर, ये जो 20,000 रुपए की मांग न्यूनतम वेतन की रखी गई है वर्कर्स की ओर से, ये कितनी जायज है? फिर 20,000 की मांग अनरीजनेबल नहीं लगती। अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से देखें, रेंट के हिसाब से, आने जाने के खर्चे के हिसाब से, वेतन, ईंधन के खर्चे के हिसाब से, तो 13,000 रुपये वाला जो लेवल है जो है वो पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं माना जा सकता। और ये बात बार बार, चूंकि संसद के भीतर भी, बाहर भी, तमाम विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स में भी, इससे पहले नीति आयोग की रिपोर्ट्स में कही जाती रही हैं कि भारत में न्यूनतम वेतन का इन्फ्लेशन से इंडेक्सेशन करना चाहिए। अगर आप वो चार्ट देखें जो हमने आपको फिर दिखाया था, कोशिश करते हैं हम दोबारा आपको फिर दिखाने की, कहीं भी इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड चार्ट नहीं, जबकि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें इन्फ्लेशन से इंडेक्स होती हैं। अगर न्यूनतम वेतन को सरकारें इन्फ्लेशन से इंडेक्स करना शुरू करें तो कम से कम ये जो कर्मचारी सबसे बड़ा हिस्सा है भारत में, पिरामिड का बेस है, जहां सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उनको कम से कम इतना तो न्यूनतम वेजेस मिलेंगे भी। तो एक तो डिस्पैरिटी है, अलग अलग राज्यों में एक जैसे ही काम करने वाले लोगों को अलग अलग न्यूनतम वेतन मिलता है, और दूसरा ये बढ़ती महंगाई से कोई सुरक्षा नहीं है, तो इसलिए ये दबाव सामने दिखाई देता है। और ये पैटर्न हमें रिपीट होता दिखाई देता है। शुभम, 2013 में भी इसी तरीके का नोएडा में एक बार आंदोलन हुआ था, उस समय भी यही न्यूनतम वेतन का मामला निकलकर सामने आया था। तो केंद्रीय स्तर पर श्रम मंत्रालय के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर इसे पर विचार करने की जरूरत है।